नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भाषा विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। बच्चे क्या, मनुष्य के विकास के लिए आप देखें, अब जो मनुष्य का अभी तक का विकास रहा है अपने पूरे इतिहास पे इस धरती पर, तो उसमें भाषा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि आप देखिए, अगर भाषा नहीं होती तो क्या मनुष्य इतना तरक्की कर पाता, क्योंकि भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों को संग्रहित कर पाया, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाया। और इसी कारण से आज हम जो कुछ भी डेवलपमेंट कर पाए हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, इन सब में लैंग्वेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप देखिए, बाकी मनुष्य भाषा का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, लिमिटेड करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी एडवांस नहीं होती। और एक ये महत्वपूर्ण कारण है कि मनुष्य उन बाकी जानवरों के मुकाबले ज्यादा विकसित है, क्योंकि उसके पास अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और वो है भाषा। खैर, इस पर ज्यादा डिटेल में चर्चा हम करेंगे थोड़ी ही देर में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाषा विकास में आज वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ब्रेन का है वो कैसे हेल्प करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। फिर हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से जो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कई बार उसको डोमेन्स भी कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी भाषा के विकास के लिए, उसको समझेंगे। फिर जो 4 स्किल्स होती हैं, LSRW जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उसको समझेंगे। और फिर हम लास्ट में इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, लाइक इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इनमें किस प्रकार से बच्चे में भाषा विकास होता है। इसके साथ साथ ये भाषा विकास यहीं पे समाप्त नहीं होगा, एक और टॉपिक रह जाएगा जो है कि थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की। लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं करवा पाऊंगा, वीडियो काफी लंबी क्योंकि रहने वाली है और उसकी वजह से वीडियो और लंबी हो सकती है। तो मैंने सोचा है कि जो थ्योरीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। बाकी चीजें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की हैं वो हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर भाषा होती क्या है। लैंग्वेज को अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन करिए अपने शब्दों में, तो आप किस प्रकार करेंगे ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर, आप लैंग्वेज को ऐसे समझिए कि भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। मेरे दिमाग में अगर कोई विचार है तो वो मैं आप तक कैसे पहुंचा सकता हूं, वो एक ही जरिया है पहुंचाने का, और वो है भाषा। ठीक है। हाँ, भाषा के रूप अलग अलग हो सकते हैं कि मैं बोल के यानी कि मौखिक रूप से अपने विचार आपके सामने रख सकता हूं, मैं कुछ लिख करके रिटर्न में वो विचार आपके सामने रख सकता हूं, या मैं साइंस का, सिंबल्स का यूज कर सकता हूं, जिसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो मुख्य रूप से 3 ही तरह की भाषा होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, जिसका इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाता है। तो ये तो होगी भाषा, डिफाइन हमने किया भाषा को। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डेवलपमेंट की, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो इसका मतलब यही है कि भाषा किस प्रकार से एक बच्चे की अभिव्यक्ति का माध्यम बन पाती है, बच्चा कैसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीख पाता है फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। क्योंकि आप देखिए, एडोलेसेंस तक मेन जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है। तो किस प्रकार से बच्चा अपनी भाषा का विकास कर पाता है, इसी को हम समझते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है। अब बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, क्योंकि लैंग्वेज का संबंध काफी हद तक जो मेंटल प्रोसेसिंग होती है, थॉट्स आपके कब आएंगे, वो तभी आएंगे जब लैंग्वेज आपके पास होगी। और लैंग्वेज एक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे आसपास की जितने भी चीजें हैं उनको लेकर के कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमारे दिमाग में होता है, और उन कंसेप्ट का एक तरीके से संग्रहित रूप ही विचार होता है। तो वो जो कंसेप्ट होते हैं हमारे दिमाग में, वो सिंबल के रूप में, सांकेतिक के रूप में हमारे दिमाग में बैठे होते हैं, और उसी को जब हम व्यक्त करते हैं, दूसरे के सामने रखते हैं, तो भाषा के रूप में वो विचार, जो कॉग्निटिव जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, वो निकल के सामने आती है। तो लैंग्वेज इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसका भाषा विकास काफी अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बड़े अच्छे लेखक होते हैं, जो अच्छे पोएट होते हैं, अक्सर वो लोग बुद्धिमान होते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि लैंग्वेज का संबंध कॉग्निशन से है। अगर कोई भाषा में अच्छा है, अपने विचारों को अच्छे से आपके सामने रख पाता है, तो आप ये बात मान के चलिए कि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। ठीक है। चलिए बात करें, थोड़ा सा हम ये समझें कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, जब हम ब्रेन को पढ़ते हैं बायोलॉजिकली, तो ब्रेन को जनरली 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसकी स्टडी की जाती है। एक कहलाता है राइट हेमिस्फीयर,
और दूसरा कहलाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, अब राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि भाषा जो हमारे दिमाग में जो विकसित होती है वो उसका संबंध किस हिस्से से है। तो ब्रेन में जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी आप देखेंगे कि दो एरियाज होते हैं, एक होता है ब्रोका, ब्रोका एरिया बोलते हैं उसको, और एक होता है वर्निका, वर्निके एरिया। ठीक है, इन दो एरिया में मेनली जो हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका संबंध होता है। ब्रोका एरिया की बात करें तो इसका संबंध होता है स्पीच प्रोडक्शन से। स्पीच प्रोडक्शन, भाषा, अगर मुझे किसी के सामने अपने विचार व्यक्त करने हैं तो मैं भाषा जो बोल पा रहा हूँ, जो विचार मेरे दिमाग से निकल पा रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रोका एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, और उसको हम कहते हैं स्पीच प्रोडक्शन। वहीं वर्निकी एरिया जो है इसका संबंध होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच। ठीक है, क्योंकि आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो सिर्फ आप बोलते नहीं है, आप सामने वाले व्यक्ति के बात को सुनते भी हैं। तो सामने वाले व्यक्ति के बात को सुनना, समझना, वो कहलाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वर्निक एरिया। तो आप देखिए कि इनमें से किसी में भी अगर डैमेज होता है तो ये जो दो फंक्शंस होते हैं हमारे लैंग्वेज से संबंधित वो अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रोका एरिया डैमेज हो जाता है तो किसी व्यक्ति को बोलने में प्रॉब्लम होगी, अपने विचारों को रखने में प्रॉब्लम होगी, उसको ऐसा लगेगा कि शायद उसके पास वो शब्द नहीं है जिससे कि अपने विचारों को रख पाए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर इस एरिया में दिक्कत होती है तो भाषा को समझने में दिक्कत होती है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे जो पूछ रहा है मैं जवाब कुछ और दे रहा हूँ। तो इस तरह की दिक्कत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया जो हम बायोलॉजिकली थोड़ा सा हमने बात कर ली ब्रेन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की वो कौन कौन सी होती है, उस पर हम बात कर लेते हैं पहले। स्किल्स, तो आपने कई बार सुना होगा LSRW, नहीं सुना तो याद कर लीजिए, LSRW से आप याद कर सकते हैं। LSRW ये 4 मेन स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज की, और ये इसी ऑर्डर में याद रखिएगा। L स्टैंड फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R इज फॉर रीडिंग, एंड W राइटिंग। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देखिए। LSRW, L स्टैंड फॉर लिसनिंग, S स्टैंड फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। किसी भी बच्चे में जब भाषा का विकास होता है तो 4 महत्वपूर्ण स्किल्स होते हैं जो बच्चे में डेवलप होने बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है उसकी लिसनिंग स्किल, कि सुनने की शक्ति, सुनने की शक्ति। अब सिर्फ सुनना नहीं होता, सुन के समझना भी होता है, ये लिसनिंग में इंक्लूड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के समझना लिसनिंग में इंक्लूड होता है। तो पहला लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, अपने विचारों को रख पाना, बोल पाना, स्पीकिंग। ठीक है, उसके बाद रीडिंग, जो लिखा है उसको पढ़ पाना, और राइटिंग यानी कि अपने विचारों को लिख पाना। तो आप इसको ऐसे समझिए कि लिसनिंग और स्पीकिंग का संबंध हो गया ओरल लैंग्वेज से, और रीडिंग एंड राइटिंग का संबंध हो गया रिटन लैंग्वेज से। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि ओरल और रिटन, इन दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज और समझिए कि किसी भी बच्चे में जब स्किल्स डेवलप होती है लैंग्वेज की तो इसी ऑर्डर में डेवलप होती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास भाषा नहीं होती बोलने को, उसके पास सिर्फ सुनने की शक्ति होती है, वो सुनता है। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में बच्चे गुड लिसनर बने, बहुत जरूरी है, सुने, और होता भी है, सुनता भी है। बच्चा बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। ठीक है, तो लिसनिंग होती है। उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद बच्चा बोलना शुरू करता है, एक शब्द बोलेगा, फिर 2 शब्द बोलेगा, फिर 3 शब्द बोलेगा, फिर धीरे धीरे वाक्य बोलना शुरू करेगा, फिर आता है स्पीकिंग। उसके बाद रीडिंग, यानी कि अब बच्चा पढ़ना सीखेगा। आप देखिए, हम बच्चे को पहले पढ़ना सिखाते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में राइटिंग सीख पाता है बच्चा, पढ़ने के बाद ही राइटिंग आती है। तो इन 4 स्किल्स को ध्यान रखिएगा, ये इसी प्रकार से डेवलप होते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कि अब मैं आपको जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ ये काफी हद तक टीचिंग ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है,
चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, उनमें ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। लेकिन क्योंकि भाषा विकास कैसे होता है, इसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाषा आखिर क्या होती है, ठीक है? तो पहले भाषा समझ लेते हैं, फिर हम उस पे भी बात करेंगे भाषा का विकास कैसे होता है। थोड़ा-सा पेशेंस बना के हम चलेंगे, लेकिन क्या है ना कि अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ें धीरे-धीरे समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। अगर मैं डायरेक्ट आपको स्टेजेस पे लेके जाता हूँ कि भाई ये स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, तो आप हो सकता है 50% समझ जाए, लेकिन 50% में आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये 4 महत्वपूर्ण स्किल्स होते हैं, एलएसआरडब्ल्यू, आप इसको याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है बल्कि, कि कौन से 4 स्किल्स होते हैं। कई बार ये आपको ऑर्डर में अरेंज करके दे दिए जाएँगे, सही ऑर्डर बताना पड़ेगा। तो एलएसआरडब्ल्यू से आप इसको याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं, अब हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और डोमेन्स की, जो कि एक लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जो मैं कंपोनेंट्स यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एक-एक करके बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। अगर ये मैं टीचिंग ऑफ लैंग्वेज पढ़ा रहा होता तो मैं डिटेल में बात करता, लेकिन मैं शॉर्ट में बात करूंगा बहुत ही। पहला होता है फोनिम्स, ठीक है, मॉर्फिम्स, उसके बाद आता है सिंटैक्स, सिमेंटिक, एंड लास्ट इज प्रैग्मेटिक। ये 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं एक भाषा के डेवलपमेंट के लिए। एक एक करके हम बात करेंगे इस पे। फोनेम्स, मॉर्फिम्स, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। एक व्यक्ति जब भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, नॉर्मली मैं हूं, आप हूं, हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे भाषा में ये चारों पांचों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है तो उसी प्रक्रिया के दौरान बच्चा इन पांचों चीजों को समझ पाता है, तभी एक बच्चे का अच्छा भाषा विकास हम कहेंगे कि हो पाता है। आप पाएंगे कि फोनिम्स और मॉर्फिम्स जो होते हैं, ये बच्चे में इनफेंसी स्टेज में आ जाते हैं, 2 साल तक की एज में बच्चे में आ जाती हैं। बाकी की जितनी भी चीजें हैं ये उसके बाद बच्चे में धीरे धीरे आती हैं। किस ऑर्डर में आती हैं ये कोई तय नहीं होता कि कौन सी चीज पहले आएगी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स या प्रैग्मेटिक्स। लेकिन जनरली सिंटैक्स जो होता है वो हमें थोड़ा पहले देखने को मिलता है, फिर सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, ये सारी चीजें आती हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई फोनिम्स क्या होते हैं। तो फोनिम्स को ऐसे समझिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, कोई भी साउंड है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोनिम्स बोलते हैं। और छोटे बच्चों को हम फोनिम्स पढ़ाते भी हैं जब भी हम लैंग्वेज पढ़ा रहे होते हैं। और इंग्लिश बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को पहले फोनिम्स पढ़ाया जाए। तो फोनिम्स कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या हो सकता है, जैसे कि अ। तो अ के लिए इंग्लिश में ए यूज करते हैं हम, अ, ब, स या क, ठीक है, ड, इस प्रकार से म, न, ठीक है, च, ये सब क्या है, ये सब है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। कि अगर कोई भी साउंड मेरे मुंह से निकल रही है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे छोटी यूनिट्स कोई नहीं हो सकती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ये मीनिंगलेस होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। आप सोचिए कि इनका कुछ मतलब होगा, दे आर मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ अगर मैं म बोल रहा हूं तो म का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ न बोल रहा हूं तो न का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि ये साउंड होते हैं, एक छोटे बच्चे में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में बच्चे में इसी प्रकार के साउंड्स निकलते हैं, अपने आप ही निकलते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो फोनिम्स यही कहलाते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। और ये क्या होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मॉर्फिम्स। मॉर्फिम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड किसी भी लैंग्वेज में जो सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फिम्स बोलते हैं। और आप देखिए फॉर एग्जांपल, पहले मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि डी ओ जी, डॉग। तो डॉग क्या है, डी ओ जी, इन 3 लेटर से मिलके बना है। इसको आप ब्रेकअप कर दीजिए
तो ये बनेगा डॉ, ये ऐसे कर दीजिए, या इस प्रकार से ब्रेकअप करने की कोशिश करिए, ठीक है, या इस प्रकार से ब्रेकअप करने की कोशिश करिए। आप ब्रेकअप करेंगे, जैसे आप ब्रेकअप करेंगे इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, डॉ फिर ये जी है, कोई मतलब है इनका नहीं है, लेकिन इन तीनों को मिलाने पर एक शब्द बन जाता है डॉग, और फिर इसका एक मतलब निकलता है। तो ध्यान रहे आप शब्दों को इस प्रकार से मिलाएं कि उसका कोई मतलब बने। यूजलेस कुछ भी मिलाने से अगर आप कोई शब्द बना रहे हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है तो उसको हम मॉर्फिम्स नहीं करेंगे। तो मॉर्फिम्स ध्यान रखिएगा, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड होती है जिसका कोई अर्थ होता है, और ये अनब्रेकेबल, मतलब इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। स्टार्टिंग में बच्चा फोनिम्स बोलता है, जैसे कि म, तो म जैसे ये हो गया म, ठीक है। तो आप देखिए वैसे तो म का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर इसको वो रिपीटेडली बोले तो बनेगा मामा, तो यहाँ पे इसका एक अर्थ हो गया। तो आप बच्चा स्टार्टिंग में फोनिम्स पे आता है, फिर मॉर्फिम्स पे आता है, तो ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चों को ट्रेनिंग इसके लिए दी जाती है, बच्चा बैबलिंग जब करता है तो ऑटोमेटिक वो मीनिंगफुल वर्ड बनाता है, लेकिन बच्चे को शुरू में नहीं पता, धीरे धीरे वो कनेक्शनिज्म के थ्रू सीख पाता है कि हाँ इसका अर्थ है, जैसे मामा का अर्थ है, पापा का अर्थ है, चाचा का अर्थ है, इन सब का अर्थ है। और ये सब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है, बच्चे के लिए मीनिंगफुल वर्ड है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये होता है मॉर्फिम्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मॉर्फिम्स। नेक्स्ट सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि किसी सेंटेंस में अगर रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, ग्रामेटिकल रूल को फॉलो किया जा रहा है, तो वो हम कहेंगे कि उस सेंटेंस में प्रॉपर सिंटेक्स यूज है, ठीक है, सिंटैटिकली वो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि आई गो टू स्कूल, तो एक तो इस सेंटेंस का एक अर्थ बन रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं, और अगर आप ग्रामेटिकली देखें तो ये सेंटेंस ठीक है, आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब चीज इसमें हमें देखने को मिलती है, और ये प्रॉपर ऑर्डर में है, ठीक है। अगर वहीं ये सेंटेंस इस प्रकार से हो जाता, आई स्कूल टू गो, तो इसका अर्थ कुछ नहीं बनता, ये सिंथेटिकली रॉन्ग है, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये वाक्य जो है आप देखिए ग्रामेटिकली सही नहीं है, ग्रामर इसमें गलत यूज हो रही है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल रूल जहां पे ठीक से फॉलो हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। और आप देखिए कोई भी वाक्य अगर हम बोल रहे हैं तो हम ध्यान रखते हैं, ध्यान तो क्या, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक चला जाता है कि हाँ अगर मैं बार बार किसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अपने आप ही नियम हमारे दिमाग में आ जाते हैं। जब बच्चे को हम फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि किसी हिंदी मीडियम स्कूल में जब बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है एक भाषा के रूप में, तो इंग्लिश बच्चा बोल पाए उसको समझाने के लिए बच्चे को हम ग्रामर सिखाते हैं। ग्रामर में भी हम बच्चे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम बोलते हैं, या आप कह लीजिए कि टेंस बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन जब हम कराते हैं तो बच्चे को प्रॉपर रूल बताते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, टेंस के हिसाब से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये सारी चीजें हम बताते हैं, बच्चा स्टार्टिंग में सीखता भी है, लेकिन बच्चा उसको इतना इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन बार बार जब वो प्रैक्टिस करता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने 3-4 साल इंग्लिश बोलने की कोशिश की, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो भाषा उसके दिमाग में ऐसी चली जाएगी कि उसको इन सब रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही सिंथेटिकली सेंटेंस को ठीक बोलना शुरू कर देगा। क्योंकि हम हिंदी ज्यादा बोलते हैं तो हिंदी इसी प्रकार से हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और यही चीज इंग्लिश को लेकर के होती है, ठीक है। तो सिंथेटिकली अगर कोई सेंटेंस ठीक हो रहा है तो एक तरीके से कह लीजिए वहां पे सिंटेक्स की बात हो रही है, ग्रामेटिकल रूल वो फॉलो कर रहा है सेंटेंस, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस ठीक है, इट्स मीन सिंटेक्स की हम वहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना सा मतलब होता है सिंटेक्स का। अब हम आते हैं सिमेंटिक्स पे, एक मिनट। अब हम आते हैं सिमेंटिक्स पे। सिमेंटिक्स का क्या अर्थ होता है? सिमेंटिक्स का अर्थ होता है कि जो वाक्य बोला जा रहा है या उस वाक्य में कोई शब्द है उसका सही अर्थ निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। कई बार क्या होता है, सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक होता है, ग्रामेटिकली ठीक होता है, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि वो सेंटेंस का अर्थ गलत निकल जाता है। तो ऐसे में वहां पे वो सिमेंटिकली गलत हो जाता है सेंटेंस। इसको ऐसे समझिए, आप ये कह सकते हैं
द ट्री बाइट्स। आप इसको ऐसे समझिए, द ट्री बाइट्स। सिंटेक्स देखें यहाँ पे, सिंटेटिकली ये ठीक है क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल्स को ठीक से फॉलो किया गया, ग्रामेटिकली कोई यहाँ पे हमें एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो सिंटेटिकली तो ये ठीक है, मतलब कि रूल्स इसमें सही से लग गए हैं। लेकिन सिमेंटिकली देखते हैं कि क्या इस सेंटेंस का जो अर्थ निकल रहा है वो सही है। द ट्री बाइट्स, पेड़ काटती है। पेड़ कैसे काट सकती है? पेड़ कोई उसके दांत मुंह थोड़ी होता है जो काटेगी। तो इसका अर्थ अगर हम निकालें तो ये सिमेंटिकली रॉन्ग है सेंटेंस। अगर ट्री की जगह यहाँ पे डॉग वर्ड आ जाता, द डॉग बाइट्स, तो फिर ये सिंटेटिकली भी ठीक होता और सिमेंटिकली भी ठीक होता, दोनों ही तरीके से ये सेंटेंस ठीक होता। ठीक है, तो सिमेंटिक का अर्थ होता है कि किसी वाक्य में जब हम अर्थ पे ध्यान देते हैं कि भाई वाक्य का जो अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, वो सही है या नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं। प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का संबंध होता है कि जब हम लैंग्वेज को किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो उसका थोड़ा तरीका बदल जाता है। ठीक है, उसको हम प्रेगमेटिक कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं तो आपका बात करने का तरीका अलग होगा। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आपका बात करने का तरीका अलग होगा। अपने घर में पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं पेरेंट्स में भी कि फादर से और मदर से, इनसे भी बात करने का तरीका आपका अलग होता है। ठीक है, हर एक तरीके से, चाहे वो जेस्चर हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो शब्द हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो, चाहे आपकी वॉइस हो, सब में डिफरेंस में देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड प्रेगमेटिक्स। अगर आप टीचर से बात कर रहे हैं तो आप पोलाइटली बात करेंगे, रिक्वेस्ट करके, मैडम प्लीज, सर, इस प्रकार से। घर में आप इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। मम्मी पापा से बात करते हुए मम्मी के साथ आप ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, पापा से थोड़ा डरते हैं, तो पापा से भी थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, ज़्यादा ना बोल दें वरना वहीं पे कुटाई हो जाएगी अच्छे से। दोस्तों के साथ आप कूल होके बात करते हैं। ठीक है, वहां पे इतना कुछ नहीं सोचना पड़ता कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि ये दोस्त हैं, दोस्तों के साथ हर तरह की बातें आप करते हैं। तो ये प्रेगमेटिक है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप लैंग्वेज को किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आप में समझ बन जाए कि मुझे किसके साथ कैसे बात करनी है, दैट इज कॉल्ड प्रेगमेटिक। आप जैसे बात अपने दोस्तों से करते हैं वैसे आप टीचर से बात नहीं कर सकते, इतना कूल होके बात नहीं कर सकते, शब्दों का चयन करना पड़ता है आपको, सब चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन पांचों शब्दों का अर्थ। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट्स और डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, महत्वपूर्ण जो सबसे है वो है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस पर हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। इन्फेंसी स्टेज में किस प्रकार से होता है, अर्ली चाइल्डहुड में कैसे होता है, लेटर चाइल्डहुड में कैसे होता है, अडोलोसेंस में कैसे होता है, इन पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंग्विस्ट रहे हैं, ब्राउन का नाम आता है। ब्राउन ने बताया था किस प्रकार से हमें बच्चे में कौन कौन से मेन स्टेजेस होते हैं जहाँ पे हमें बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसको कि अभी हम समझेंगे। देखिए, पहला जो होता है बच्चे में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है क्राइंग, कि बच्चा सबसे पहले क्राइंग करता है, रोता है, और उसके द्वारा जो होता है अपनी बातों को समझाता है। उसके बाद आता है क्वीइंग। क्वीइंग मतलब ये एक तरीके की चिल्लाने की आवाज होती है, जो बच्चा खुश होता है एक तरीके से, या जब पेरेंट्स से बात कर रहा होता है तब इस प्रकार की वो आवाजें निकालता है। फिर होता है बैबलिंग। बैबलिंग में बच्चा क्या करता है कि दोहराता है, जो वन सिलेबल वर्ड्स होते हैं एक अक्षर वाले, जैसे चा 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 चा, कंटिन्यू बोलता रहेगा, मा 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 मा, कंटिन्यू बोलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड बैबलिंग। और जब बच्चे को बैबलिंग आ जाती है उसके बाद बच्चे को वन वर्ड स्पीच हम कहते हैं कि बच्चा बोल पाता है। ठीक है, वन वर्ड भी है और स्पीच भी साथ में लगा रखा है, तो एक तरीके से बच्चे की भाषा होती है। इसके बाद आता है टू वर्ड स्पीच, जिसको कि टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं, ध्यान रखिए, टेलीग्राफिक स्पीच भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और जब बच्चा ये सारी चीजें कर लेता है तब जाके बच्चा सबसे लास्ट में होल सेंटेंस बोलना सीखता है। ठीक है, तो ये ब्राउन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें थी और काफी हद तक ठीक भी है। आप पाएंगे कि इनमें से जो एक से लेकर के जो 5
स्टेप्स होते हैं ये बच्चा इनफेंसी स्टेज में ही डेवलप कर लेता है, और जो 6th है वो अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप बच्चे में हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बाकी चीजें बच्चे में डेवलप होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले जब हमने फोनिम्स और मॉर्फिम्स पढ़े, तो मेनली फोनिम्स और मॉर्फिम्स कह लीजिए कि इन सभी तरीके से बच्चे में फोनिम्स और मॉर्फिम्स विकसित हो जाते हैं। उसके बाद बाकी चीजें जैसे कि सिमेंटिक्स, सिंटैक्स और प्रैग्मेटिक्स, ये सब चीजें बच्चे में धीरे धीरे डेवलप होती रहती है अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में। ठीक है, तो अब हम एक एक करके बात करते हैं कि भाई इन्फेंसी स्टेज में हमें किस प्रकार से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन्फेंसी, इन्फेंसी स्टेज में कैसे, तो इन्फेंसी स्टेज में क्योंकि आपको पता है ये जो उम्र होती है 0 से 2 साल होती है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के समय बच्चे में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का, और वो होता है क्राइंग, रो करके अपने बात को अभिव्यक्त करना, और कोई तरीका उसके पास नहीं होता। आप देखेंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सिर्फ रोता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, एक दो दिन बाद बच्चे में और भी चीजें डेवलप होती हैं, जैसे सोशल स्माइल हो गया, ऑक्यूलर परस्यूट हो गया, ये सब चीजें बच्चे में बाद में डेवलप होती हैं, लेकिन जन्म लेते ही बच्चे में क्राइंग होता है। तो क्राइंग इट इज अ रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, ये रिफ्लेक्सिव बिहेवियर ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है ये, और उसके बाद धीरे धीरे ये बन जाती हैं उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम, कम्युनिकेशन बन जाता है बच्चे का एक तरीके से क्राइंग। स्टार्टिंग में तो रिफ्लेक्सिव होता है कि बच्चे को कंट्रोल नहीं होता, वो रो ही रहा होता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये एक तरीके से कम्युनिकेट करने का तरीका बन जाता है पेरेंट्स से। कैसे कम्युनिकेट करता है कि बच्चे को भूख लगी है, बच्चा रोना शुरू करेगा, मतलब अपनी बेसिक नीड्स बस बता पाएगा कि भाई मुझे अभी भूख लग रही है। सुसु पोटी होती है तब भी बच्चा रोता है, तब भी पेरेंट्स को समझना पड़ता है कि क्या दिक्कत है। खांसी, जुकाम, बुखार, बच्चे को किस तरह की कोई तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, तो बच्चा कंटिन्यू रोता रहेगा। अब वहां पे पेरेंट्स को समझना पड़ता है, खासकर जो मदर होती है वो अच्छे से समझ पाती है अपने बच्चे को कि क्या तकलीफ है। तो क्राइंग स्टार्टिंग में बच्चे के लिए एक तरीके से कम्युनिकेशन होता है, जनरली 0 से 2 महीने तक हमें यही देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चे में आते हैं क्वीइंग। क्वीइंग आप देखेंगे तो 2 से 4 महीने का जो बच्चा होता है उसमें हमें क्वीइंग डेवलप होता हुआ नजर आता है, और ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद ये खत्म हो जाता है, ये उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है। लेकिन क्वीइंग एक तरीके से आप देख लीजिए कि कम्युनिकेशन का माध्यम बन जाता है। क्वीइंग होता क्या है, क्वीइंग एक प्रकार का प्लीजेंट साउंड होता है। प्लीजेंट साउंड मतलब जो बच्चा खुशी खुशी निकालता है। ठीक है, खुश होता है तो इस प्रकार की आवाजें बच्चा निकालता है, आसपास की चीजों को देखता है तो निकालता है। ये एक तरीके से प्री लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है। यानी कि भाषा का विकास अभी हुआ नहीं है, लेकिन भाषा का विकास होने से पहले का जो प्री लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन है। एक तरीके से बच्चा बात करने के लिए आपसे इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा ना क्वीइंग साउंड, पहले आप सोचिए किस प्रकार की होती है कि बच्चा किसी भी तरह की चीजों को देख के एक तरीके से चिल्लाने लगता है। अब चिल्लाने का मतलब नहीं कि डर के मारे चिल्ला रहा है, खुशी से, है ना, खुश होके उसके चेहरे पे खुशी होती है, और खुशी होने के साथ साथ वो आवाज निकलती है, इस प्रकार से वो आवाजें निकाल रहा होता है। और कई बार आप ऐसे बच्चों से बात करिए 2 से 4 महीने, वो कई बार आपकी बात को गौर से सुनते हैं और वो इस प्रकार की साउंड भी निकालते हैं, ऐसा लगता है कि वो आपसे बातें कर रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं। तो एक तरीके से ये प्री लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी होता है क्वीइंग। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। इसके बाद आता है बेबलिंग। इसके बाद आता है बैबलिंग, जो कि 4 से 6 महीने में बच्चे में डेवलप हो जाता है। बैबलिंग क्या होता है कि वन सिलेबल साउंड्स होते हैं। अब वन सिलेबल मतलब एक अक्षर वाले, जैसे कि च च बोले जा रहा है, या म इस प्रकार से बोले जा रहा है, या पा इस प्रकार से बोले जा रहा है। तो स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ वन सिलेबल जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलता है। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ बोलेगा,
म प च बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा कि इनको रिपीट भी करेगा, इनको रिपीट भी करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है, रिपीट करेगा, इनको कंबाइन कर देगा आपस में। और कंबाइन भी कौन से, जो सेम से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे च च को रिपीट करेगा, कंबाइन एक साथ बोलेगा, च 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 च, म म म म म म म प प प प प प प। इस प्रकार से बच्चा क्या करेगा, कंटिन्यू एक ही जो वन सिलेबल लेटर्स होते हैं उनको बोलता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड बैबलिंग, कि बैबलिंग का मतलब ही होता है कि दोहराना, बबलाना, एक ही प्रकार के वन सिलेबल लेटर्स को बार बार बोलते जाना, कंटिन्यू बोलते जाना। तो दिस इज कॉल्ड बैबलिंग। यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज होती है जो हमें समझने की जरूरत है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वेरियस साउंड। बच्चे को यहाँ पे अलग अलग साउंड्स के बीच में डिफरेंस करना सीखना पड़ता है। कैसे, इसको ऐसे समझिए कि हम बच्चे को, बच्चा सिर्फ बोलता नहीं, बच्चा सुनता भी है। हम बच्चे के सामने बहुत ही सिंपल आसान भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बच्चा अगर चाचा बोल रहा है, पापा बोल रहा है, तो हम बच्चे को और इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि बच्चा दोबारा बोले। जैसे बच्चे के साथ, बच्चा अगर एक बार प बोलना शुरू करे तो हम बच्चे को कहेंगे पापा बोलो, पापा बोलो, मामा बोलो, चाचा बोलो, तो बच्चा बोलता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो मुश्किल शब्द होते हैं उसको भी बच्चे के सामने सोचते हैं कि आसान तरीके से बोले। जैसे कि अगर पानी है, बच्चे को सिखाना है, तो हम पानी नहीं सिखाते शुरू में, बच्चे के लिए आसान शब्द, जैसे कि जनरली आपने पाया होगा बच्चे को मम, पानी के लिए मम शब्द का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। भूख लगी है तो भूख, बच्चा बोल नहीं पाएगा तो भुक्कू, भुक्कू, इस प्रकार से, ठीक है, बोलना सिखाते हैं, जिससे कि बच्चा अपना कम से कम बेसिक जो नीड है बच्चा उसको बता सके। तो चलिए ठीक है, आपने बच्चे को सिखाया। अब एक एग्जांपल लेते हैं पानी का, जैसे पानी है तो पानी के लिए आपने बच्चे को क्या बोलना सिखाया, मम। अब मम में आप मम शब्द बच्चा सुन रहा है और बच्चे को आप बता भी रहे हैं कि इशारा भी कर रहे हैं कि पानी की तरफ कि ये मम है। साथ के साथ बच्चा और भी ऐसे सिमिलर शब्द बोलता है, जैसे कि मामा, उसके घर में अगर मामा है और मामा की वो दोहराता भी है, वो माँ, माँ उसकी सिर्फ मम्मी के लिए बोला जाता है, माँ। तो ये जो सिमिलर से साउंड्स लग रहे हैं बच्चे को, इनमें बच्चे को डिफरेंस करना, डिस्क्रिमिनेट करना सीखना पड़ता है अपने आप ही, कि भाई जो मम शब्द है, जो माँ है, जो मामा है, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग लोगों के लिए है, अलग अलग चीजों के लिए है। और जो बच्चे में इस प्रकार की चीजें जल्दी विकसित हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, वो बच्चे भाषा विकास के मामले में बाकी बच्चों से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर जो साउंड्स होते हैं उनके बीच में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे में जो इन्फेंसी स्टेज में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं वो होता है वन वर्ड। इसके बाद जो होता है वन वर्ड, वन वर्ड स्पीच कह लीजिए, कि बैबलिंग का मतलब यह है कि बच्चा एक ही प्रकार के अक्षर को बार बार दोहरा रहा है, जैसे च च च म म म, लेकिन धीरे धीरे वो शब्द बनाएगा उन्हीं से। मामा 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 बोले जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझना पड़ेगा कि माँ म, मामा, फिर म, इसी प्रकार से पापा पापा बोलते जाता है, बैबलिंग करता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा सीखता है कि नहीं, पा पा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चा सीखता है धीरे धीरे, वो कहलाता है वन वर्ड स्पीच। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि बच्चा किसी भी शब्द को बोलने से पहले उस शब्द को समझना शुरू कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलिए कि बच्चा अपना नाम बोलना तो नहीं सीखता इतनी जल्दी, बहुत बाद में सीखता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 5 महीने तक का होता है ना, 5 मंथ का बच्चा जो होता है, आप उसका नाम लेंगे, बच्चा आपकी तरफ रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, क्योंकि बच्चा उस शब्द का अर्थ समझता है कि आप उसका नाम ले रहे हैं, आप उसको पुकार रहे हैं। इसी प्रकार बच्चा पापा बोलने से पहले हम बच्चे के सामने बार बार, क्योंकि बच्चे को इस बात का अभ्यास कराते हैं, तो बच्चा समझता है पापा, लेकिन बोलना बाद में सीखता है पापा। इसी प्रकार माँ, मम्मी, चाचा, ये सारे शब्द होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि बच्चा बोलने से पहले समझना शुरू कर देता है शब्दों को,
और फिर बच्चा जो होता है बाद में बोलना शुरू करता है। तो आप मान के चलिए जो बच्चा पहला शब्द बोलना शुरू करता है, फर्स्ट वर्ड जो बच्चा बोलता है, वो 10 से 15 महीने के बीच में बच्चा बोलना शुरू कर देता है। और इसके लिए कोई फिक्स सेट ऑफ रूल नहीं है कि बच्चा इस महीने में ही पहला शब्द बोलेगा। 10 से 15 महीने का समय जो होता है, इसमें बच्चा पहला शब्द बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये पहला शब्द बच्चा क्या बोलेगा, इसको लेकर हम कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि बच्चा पहला शब्द कौन सा बोलेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बच्चा उन शब्द को सबसे पहले बोलना सीखेगा जो बच्चे के सामने सबसे ज्यादा दोहराई जाती हैं, बोली जाती हैं। वो चाहे उसकी माँ शब्द को बोला जाता हो, चाहे मामा बोला जाता हो, चाहे पापा बोला जाता हो, तो बच्चा उन शब्द को पहले बोलेगा जिसको सबसे ज्यादा बच्चे के सामने उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ऐसा एक डाटा ये है कि 50 शब्द जो होता है, बच्चा जनरली 18 महीने का होने तक बच्चा 50 शब्द अपनी डिक्शनरी में ले आता है, और यही शब्द 200 हो जाते हैं जब बच्चा 24 महीने का होता है। तो आप देखिए 15 महीने तक एक शब्द, फिर 50 और फिर सीधा 200 शब्द, यानी कि बच्चा 2 साल तक 200 शब्द जो है वो सीख जाता है। और ये जो डेवलपमेंट होता है शब्दों का, शब्दावली का, ये एकदम से अचानक से होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज ये है कि बच्चा जिन शब्दों को बोल रहा है, कई बार बच्चा सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, जैसा मैंने कहा भी है वन वर्ड स्पीच, तो बच्चा एक शब्द ही बोलेगा, लेकिन पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि उस शब्द का क्या अर्थ है। कई बार बच्चा फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मिल्क, वो सिर्फ मिल्क दोहराएगा, दूध या दुद्धू बोलेगा अपने भाषा में, जैसा बच्चे को सिखाया गया है। अब सिर्फ मिल्क शब्द बोल रहा है, लेकिन वहां पे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि मिल्क का मतलब क्या है। फिर पेरेंट्स पूछेंगे बच्चे से, क्या आपको दूध चाहिए, क्या आपको भूख लगी है। बच्चा कुछ भी कह सकता है सिर्फ मिल्क शब्द से। तो वहां पे ये वन वर्ड स्पीच है, जहां पे बच्चा किसी शब्द को बोल रहा है तो बोलते समय वो किसी खास पर्पज से, मकसद से बोल रहा है। हो सकता है कि बच्चा दूध मांग रहा हो, दूध दिखा रहा हो कि दूध रखा है, या उसको भूख लगी हो तो वो कह रहा हो दूध, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पे हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है दैट इज टू वर्ड स्पीच, जिसको हम टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच या फिर आप इसको कह लीजिए टू वर्ड स्पीच। इसको ऐसे समझिए कि बच्चा अब एक शब्द जब बोलना सीख जाता है तो बच्चे का अगला जो महत्वपूर्ण विकास होता है कि वो अब दो शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाए। ठीक है, अब ये वाक्य सिंटैटिकली सही हो, मतलब ग्रामेटिकली सही हो, जरूरी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि बच्चा एक से बढ़ गया आगे, एक कदम आगे बढ़ गया, अब वो दो शब्दों को मिला रहा है और अपने बातों को सामने रख पा रहा है। आपने सुना होगा ना, जैसे बच्चा कई बार बोलता है, जैसे आपने देखा होगा कि पापा को देख के, पापा उसके ऑफिस से आए तो पापा आ गए या आए, पापा आ, मम्मा आ, है ना, खाना ला। इस प्रकार से दो शब्दों को मिला करके वो अपनी बात रखता है, हालांकि वो ग्रामेटिकली सही नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा कि जो वो शब्द बोलेगा वो एक तो टू वर्ड वाले होंगे, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटे छोटे होंगे, शॉर्ट ऑफ स्पीच, जो कि आपको देखिए ना दो ही शब्द है तो बहुत ही छोटे, जैसे कि डैडी कम, डैडी कम। ठीक है, इस प्रकार से मम्मा भुक्कू, मतलब भूख लगी है, इस प्रकार से वो बताएगा। और दूसरी तीसरी चीज जो होती है कि जो हम सिंथेटिक्स की बात कर रहे हैं कि सिंथेटिकली ठीक हो, इन सब से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स, उससे अलग होते हैं, उनसे परे होते हैं। इससे ग्रामेटिकली रूल से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए इसको हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं कि ये टू वर्ड्स होते हैं और ग्रामेटिकली ये ठीक हो जरूरी नहीं है, बस बच्चा अपने बात को कह पा रहा है दो शब्दों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो दिस इज टेलीग्राफिक स्पीच जो हमें बच्चे में देखने को
मिलता है। और यही कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स जो होते हैं वो हमें अर्ली इन्फेंसी स्टेज में देखने को मिलते हैं। अब जो डेवलपमेंट होगा वो होगा अर्ली चाइल्डहुड में, और आप पाएंगे कि इसके बाद जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स थे वो तो बच्चे के हो गए इन्फेंसी में ही। अब जो डेवलपमेंट्स होंगे वो बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन हाँ, एक विकसित भाषा का विकास होना बच्चे के लिए जरूरी होता है, इसलिए इन सभी चीजों का विकास भी बच्चे में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड जैसा कि हम जानते हैं इसकी एज जो होती है 2 से 7 साल होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, आप पाएंगे कि बच्चा जब 3 साल का होता है तो बच्चा कंप्लीट सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, होल सेंटेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 साल का बच्चा जैसे ही होता है अब वो अपनी बात को रखने के लिए पूरे शब्दों का पूरे वाक्य बनाएगा कि मम्मा माँ भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, मुझे दूध पीना है। इस प्रकार से बच्चा वाक्य पूरे बोला करेगा। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण विकास हमें देखने को मिलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट पोएम्स, राइमिंग्स, इनमें ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसलिए बच्चे को कविताएं बहुत पसंद आती हैं। कहानियां तो खैर बच्चा इतना नहीं सुनता, क्योंकि कहानियां थोड़ी लंबी हो जाती हैं, कहानी सुनते समय अटेंशन बनाना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन पोएम्स और राइमिंग्स जो होते हैं वो थोड़ा सा म्यूजिकली होते हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में प्री सोशल होती है। प्री सोशल होने का अर्थ क्या है? प्री सोशल होने का अर्थ ये है कि बच्चे की लैंग्वेज अभी सोशल नहीं है, उसको किससे कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसकी समझ बच्चे में नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा ना, अक्सर बच्चे बोलते बोलते कई बार आप की जगह तू शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि उसने कहीं से सुना होगा, उसको समझ नहीं है अभी। ठीक है, आप बच्चे के साथ जिस प्रकार से बात करेंगे, बच्चा वही शब्द आपके लिए भी इस्तेमाल कर देता है ना। मान के चलिए अगर आप बच्चे से मजाक मजाक में बच्चे को कहते पागल, तो बच्चा आपको ही बोल देगा पागल। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा, उसे नहीं पता कि वो शब्द कितना ठीक है कितना नहीं है। इसलिए बच्चे की भाषा प्री सोशल होती है स्टार्टिंग में। उसके बाद बच्चे की भाषा होती है धीरे धीरे ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक आपको पता होगा इस स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो पियाजे ने बताई थी कि बच्चा इसमें ईगोसेंट्रिक होता है, क्योंकि पियाजे के अनुसार जो ये जो एज होती है 2 से 7 साल, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहलाती है, और उसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक स्टेज में होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब कि वो उसके जो विचार होते हैं उसमें वो खुद को सेंटर में रखता है, बाकी लोगों के नजरिए से वो नहीं सोच पाता। इसीलिए ईगोसेंट्रिक भाषा का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो मान के चलिए कि बच्चा कल कहीं घूमने गया है, किसी पार्क में, मतलब पिकनिक गया, कहीं गया घूमने, और वो घूम के आता है और अपनी टीचर को बताता है कि मैं कल घूमने गया था और मुझे वहां पर लाल रंग का झूला देखने को मिला। अब बच्चे की भाषा समझिएगा किस प्रकार से है। बच्चे को इतना समझ नहीं है कि टीचर को तो पता ही नहीं अब तुम कहाँ गए थे, बच्चा बताएगा नहीं, बच्चा बोलेगा कि कल मैं गया था घूमने और वहां पे झूला था। बच्चे को शायद ऐसा लग रहा है कि टीचर सब बात समझ रही है उसकी, तो बच्चा क्या करता है कि आधी अधूरी बात बोलेगा कि मैं वहां गया था कल मम्मी पापा के साथ और वहां पे मुझे बड़े बड़े झूले मिले थे जहां पे मैं झूला था। कहने का मतलब ये है कि बच्चा सिर्फ ये समझ रहा है कि मैं जो भी बात बोल रहा हूँ टीचर समझ पा रही है, टीचर को शायद ये पता है कि मैं कल कहाँ गया था, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे ने बताया नहीं है तो कैसे समझेगी टीचर। लेकिन बच्चा ये चीजें नहीं समझ पाता। इसका अर्थ ये है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। और उसके बाद बच्चे की भाषा, जैसे जैसे बच्चे की एज 6-7 साल की होती है, बच्चे की भाषा सोशल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो है हमें इस स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले एक और चीज हम समझ लेते हैं कि इस स्टेज में, जैसा कि वाइगोत्स्की ने भी कहा था, इस स्टेज में आते आते बच्चे में इनर साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच बच्चे में डेवलप हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि बच्चा जो सोच रहा है वो मन ही मन सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उसकी जो भी दिमाग में उसके चल रहा है वो बड़बड़ा रहा है, मतलब बोल रहा है।
जो वाइगोत्स्की है वो बताते हैं कि जो बच्चा जब बोलता है तो 3 तरीके से बोलता है। पब्लिक स्पीच होती है, एक प्राइवेट स्पीच होती है, और एक होती है साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, एक तरीके से थिंकिंग प्रोसेस है, मान के चलिए। पब्लिक स्पीच में वो सामने वाले व्यक्ति से बात करेगा, उसके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ विचार है, सामने वाले व्यक्ति के सामने बात करके अपने विचारों को रखेगा। प्राइवेट स्पीच में क्या है कि वो अकेला है, खुद से बातें कर रहा है, लेकिन जो भी बात कर रहा है वो इतनी तेज बोल भी रहा है मुंह से कि सामने वाले व्यक्ति को सुनाई दे रही है। और साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है कि वो खुद से बात कर रहा है, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा है, दिमाग में सोचे जा रहा है, मन ही मन सोचे जा रहा है। ठीक है, जैसा कि एक अडल्ट सोचते हैं उस प्रकार से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में 7 साल की उम्र से साइलेंट इनर स्पीच डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड की एज होती है वो 7 से 12 साल होती है। इसमें मेनली क्या होता है कि बच्चा जो भाषा सीख रहा है उसको और सुधारने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से बच्चा अपनी लैंग्वेज को रिफाइन करता है। ठीक है, वोकैबुलरी जो होती है उसको उसको एक्सपेंड करता है, और उसकी जो डिक्शनरी होती है धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। ग्रामेटिकली बच्चा चीज़ों को और अच्छे से बोलने की कोशिश करता है। तो ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करना, ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो हमें बच्चे में देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चे में जो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होती है वो भी इम्प्रूव होती है। जो बच्चे की रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होती है इस स्टेज में बच्चे में और बेहतर होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो 7 साल का होता है जनरली वो सेकेंड क्लास में आ जाता है। तो सेकेंड क्लास के बच्चे में किताबों को पढ़ना एक आना शुरू हो जाना चाहिए। खासकर हिंदी में कहीं तो 2 अक्षर वाले सब, 3 अक्षर वाले सब बच्चा पढ़ पाए। ठीक है, इसके अलावा लिखने की कला थोड़ी थोड़ी आ जानी चाहिए बच्चे में। ठीक है, तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स जो है बच्चे में हमें इस स्टेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सिमेंटिक की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि सेंटेंस के अर्थ भी निकालना शुरू करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के सामने कई बार चीजें सीधी सीधी रख जाती हैं, अगर हम कुछ घुमा कर भी कह रहे हैं तो बच्चा समझ पाता है कि इसका क्या अर्थ है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा सेंटेंस जो बच्चे को, जैसे मैं कहूं कि आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, तो हो सकता है कि बच्चा इससे ये अर्थ लगाएगा कि शायद मेरी तबीयत ठीक ना हो। ठीक है, तो सिमेंटिक बच्चा थोड़ा सा बनने की कोशिश करता है कि सिर्फ वाक्य नहीं, उस वाक्य से निकलने वाले अर्थ पे भी बच्चा जो है धीरे धीरे ध्यान देना शुरू कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चे थोड़ा थोड़ा मुहावरे वगैरह इस स्टेज में समझने लगते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मेटाफोर्स कहते हैं। मुहावरे कह लीजिए, मुहावरे या जो कहावतें होती हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान से। ठीक है, 9 2 11 हो जाना, जैसे भाग जाना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, इनको समझने लगता है धीरे धीरे। और अगर ये वाक्य में इस्तेमाल हो रहे हैं तो भी उसका अर्थ वो समझ पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेटर चाइल्डहुड में हमें जो मेजर डेवलपमेंट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एडोलसेंस एज। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एडोलसेंस, जो कि 12 साल से शुरू हो जाती है और 18-19 तक मान के चलिए एडोलसेंस एज जो होती है वो मानी जाती है। उसके बाद जो होता है वो अडल्टहुड एज वाली बात आ जाती है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो बच्चे की भाषा होती है वो एक अडल्ट व्यक्ति की तरह होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोलते बोलते वो बच्चा लड़खड़ाएगा या कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं होता। अब बच्चे की जो भाषा होती है, जैसे एक वयस्क व्यक्ति बात कर रहा है, कुछ इस प्रकार से होती है। बच्चे की रीडिंग राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है। एडवांस रीडिंग
राइटिंग स्किल्स बच्चे में आ जाती है। इसीलिए आप पाएंगे कि अक्सर जो बड़ी क्लासेस होती हैं जैसे कि 7वीं 8वीं 9वीं, उसके बाद से बच्चे के साथ जो हम कहते हैं ना वो एक्टिविटीज, किस प्रकार की एक्टिविटीज, जैसे स्पीच हो गया, इसके अलावा राइटिंग कंपटीशन हो गया, ऐसे लिखना, निबंध लिखना, इस प्रकार की चीजें हम बच्चे के साथ कर सकते हैं क्योंकि बच्चे की जो रीडिंग और राइटिंग स्किल है वो काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। अब क्योंकि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग काफी बढ़ जाती है, इस वजह से बच्चा क्या होता है कि जो एडवांस लिटरेट वर्क्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो साहित्य वगैरह होते हैं और जो कहानियां, जो कविताएं होती हैं जो कि थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, एक आसान बच्चा ना समझ, छोटा बच्चा ना समझ पाए, तो उस प्रकार की जो लिटरेचर वर्क होती हैं बच्चा उनको भी धीरे धीरे समझने लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बड़ी क्लासेस होती हैं 8वीं 9वीं 10वीं, उसमें बच्चे को जो कविताएं दी जाती हैं वो पहली दूसरी की कविता नहीं होती है, वो कविताएं ऐसी होती हैं जो कि समझने में दिमाग लगाना पड़ता है। हिंदी में बहुत सारी ऐसी कविताएं होती हैं जिसमें उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दुनिया भर की चीजें होती हैं जो कि बच्चा समझना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप पाएंगे कि एडोलेसेंस में ये सारी चीजें हमें डेवलप होती हुई नजर आती हैं और यहाँ पर बच्चा प्रैग्मेटिक थोड़ा हो जाता है, लैंग्वेज को लेकर के समझता है कि किसके साथ किस प्रकार से बातें करनी है। तो ये सारा कुछ था लैंग्वेज को लेकर के, आई होप आप समझ पाए होंगे। लेकिन इसके साथ एक बात और कहूंगा कि एडोलेसेंस तक आ जाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे का भाषा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है। इसको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हटके सोचिए कि भाषा जो होती है उसका अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि मैं बोलना सीख गया हूं, मेरे मुंह से साउंड्स निकल रहे हैं, शब्द निकल पा रहे हैं। भाषा विकास का अर्थ ये भी होता है कि मुझे कब बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसकी समझ होना भी एक तरीके से भाषा विकास ही है। और किसी व्यक्ति को ये समझने में कि मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, पूरा जीवन बीत जाता है। एक छोटा बच्चा आपने देखा कि 15 महीने का होता है तब वो पहला शब्द बोलना शुरू कर देता है, लेकिन कब, कितना, कहाँ और क्या बोलना है इसको सीखने में एक व्यक्ति का पूरा जीवन चला जाता है। तो भाषा विकास सिर्फ इतना नहीं है बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए कहते हैं डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। हमने आज समझा कि लैंग्वेज क्या होती है, साथ के साथ हमने बात की कि कौन से 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं, फिर हमने कंपोनेंट्स की बात की एंड लास्ट में हमने देखा कि अलग अलग स्टेजेस में कौन से लैंग्वेज डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब एक लास्ट टॉपिक इसी में रह जाता है, वो है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम चोमस्की की थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। हम बात करेंगे स्किनर की, ब्रूनर की, बंडूरा की, लेवाइगोस्की की। इन सब की थ्योरीज को मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा और उसी के साथ हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स वहां दीजिए, फीडबैक दीजिए, किस प्रकार की इंप्रूवमेंट हम और कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे आज जो कुछ भी मैंने समझाया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।